आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का। और बेटा टॉपिक है एंटीबॉडी, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। देखो बेटा, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अ लाइट चेन। अच्छा, ये जो बड़ा सा दिख रहा है दिस इज योर हैवी चेन। ठीक है, बड़ा है मतलब ये ज़्यादा अमाइनो एसिड का बना होगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, हैवी चेन। ये जो भी आप 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी देख रहे हो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन्स। इन केस ऑफ आईजीएम 5 है ना, ये पांचों एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू दीज डाइसल्फाइड लिंकेजेस। और साथ में यहाँ पर एक और चीज है बेटा, दैट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग चेन। ये क्या है? ज्वाइनिंग चेन। Hello, I'm Dr. Adit Chandan and I welcome all of you once again on this amazing painkiller series on NEET Challenger of Physics वाला platform. So, hello बच्चों, कैसे हो आप लोग? So, धीरे धीरे नीट की टाइम बिल्कुल नज़दीक आ रही है ना, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन की स्पीड अब धीरे धीरे गियर अप करनी चालू कर दी होगी, बढ़ा दी होगी, है ना। और कहीं ना कहीं पेन किलर सीरीज आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का। और बेटा टॉपिक है एंटीबॉडी, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। ओके, अब देखो एंटीबॉडी जो है ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, इससे काफी सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, है ना। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एंटीबॉडी क्या होता है। ओके, एग्जैक्टली व्हाट इज एंटीबॉडी एंड इट्स स्ट्रक्चर, जो एनसीईआरटी में दे भी रखा है। थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, ताकि क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो आपको कहीं दिक्कत ना आए। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, और उसके बारे में भी कुछ कुछ डिटेल्स हम लोग देखेंगे क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एंड फाइनली हम लोग करेंगे बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो स्टार्ट कर ले। यस, आइए देखना चालू करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज व्हाट इज एंटीबॉडी। तो देखो बेटा, ये एक रियल डायग्राम है। एक्चुअली में रियल तो मतलब देख नहीं सकते ना, मॉलिक्यूल्स हैं। एक्चुअली में अगर हम रियल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी को देखना चाहें थ्रू सर्टेन डायग्राम, सर्टेन मॉडल्स, है ना, स्पेस फिलिंग मॉडल स्पेशली हम लोग इसको बोलते हैं, तो एंटीबॉडी रियलिटी में कुछ ऐसा ही दिखेगा। ओके, ग्रेट। सो व्हाट इज एंटीबॉडी? देखो बेटा, एंटीबॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन। तो केमिकली क्या है बेटा, ये प्रोटीन नहीं है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है ना। बहुत बार बच्चों को ये लगता है कि ये सिर्फ प्रोटीन है, नहीं बेटा, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, सो लेट मी सी, लेट मी राइट इट। तो एंटीबॉडी है क्या बेटा? याद रख लीजिएगा बेटा, एंटीबॉडी के लिए हम लोग शॉर्ट टर्म यूज करते हैं एबी। एबी का मतलब क्या है? एंटीबॉडी। और एजी का मतलब होता है एंटीजन। ओके, तो अभी से मैं जहां पे भी एंटीबॉडी लिखना होगा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा एबी। सो एबी is chemically a complex glycoprotein। क्या बेटा? इट इज अ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, ग्लाइको का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, जहां पे भी हम लोग बोल रहे हैं ग्लाइको, तो ग्लाइको का मतलब हो गया कि यहाँ पे कुछ शुगर अटैच होंगे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मोइटी होगा, और प्रोटीन तो आपको समझ में आता ही है। ठीक है, तो शुगर विथ प्रोटीन is a glycoprotein. Getting it? Yes. So it is a complex glycoprotein. Antibody chemically क्या होता है बेटा? Molecule wise ये क्या होता है? It is a complex glycoprotein, है ना। अब देखो, जब भी हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब ये सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये एक पॉलीपेप्टाइड का नहीं बना है। दिस प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये किसका बना हुआ है बेटा? याद रख लीजिएगा, ये जो प्रोटीन पार्ट है इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है बेटा, इसके अंदर 2 हेवी चेन्स होते हैं एंड देयर आर 2 लाइट चेन्स।
हेवी और लाइट चेन हम क्यों बोल रहे हैं बेटा? हेवी मतलब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, बड़ा प्रोटीन है, आई मीन बड़ा पॉलीपेप्टाइड है, और लाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, छोटा है ये। ओके, और जब हम बात करते हैं बेटा शुगर की, तो यहाँ पे शुगर के नाम पे क्या बेटा? शुगर के नाम पे होता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। आप बोलोगे सर ये आपने बोल तो दिया, लेकिन कहां पर है? कैन यू शो अस? यस बेटा, सो लुक एट दिस मॉलिक्यूल, है ना। इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, दिस ब्लू वाला, वन ब्लू पार्ट एंड दिस इज अनदर ब्लू पार्ट, बात समझ में आ रही है? ये दोनों क्या है बेटा? दीज आर हेवी चेन्स। मैं हटा देता हूं जरा सा इनको, है ना। तो ये क्या बेटा? दीज आर टू हेवी चेन्स, मतलब दो हेवी पॉलीपेप्टाइड। व्हाट इज दिस टू? जो दो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये क्या बेटा? दीज आर टू लाइट चेन्स। बात समझ में आ रही है? सिंस यहाँ पे दो हैवी और दो लाइट चेन होता है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं H2L2। H2L2, दो हैवी दो लाइट चेन। यस, एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड्स, जिसमें से दो हैवी हैं, दो लाइट हैं। सो शॉर्ट में हम बोल देते हैं दिस इज H2L2 स्ट्रक्चर। ओके बेटा, आप बोलोगे सर इसमें ओलिगोसैकेराइड कहाँ है? क्योंकि आपने बोला था कि ये प्रोटीन नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये रहे बेटा, कैन यू सी दिस? ये जो आपको दिख रहा है, दिस आर ओलिगोसैकेराइड्स। दो होते हैं ये भी, वन ऑन ईच हैवी चेन। गॉट इट? तो बेटा जब भी हम बात करते हैं एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की, सो एवरी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। आई होप अब आपको ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, राइट? ओके, आइए, अगर आप इसको देखोगे तो एवरी प्रोटीन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। याद रख लेना बेटा, ये जो दो हैवी और दो लाइट चेन है, मैं यहीं पे स्टार करके लिख रहा हूं। ईच पॉलीपेप्टाइड क्या है बेटा? इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, गोल गोल जैसा प्रोटीन है। ये लंबे लंबे जैसा फिलामेंटस प्रोटीन नहीं है, ये बेटा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। आप बोलोगे सर हमें ये ग्लोबुलर दिख तो नहीं रहा है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब ये एंटीबॉडी के फॉर्म में एसोसिएट होते हैं दोनों हेवी और लाइट चेन्स, दे फॉर्म अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा दिख रहा है आपको? एक वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना। जरा सा देख लो, ये आपको ऐसा दिख रहा होगा, है ना, ऐसा। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे वाई शेप है, एक्चुअली में तो ये ऐसा होता है। तो ये वाई शेप स्ट्रक्चर लग रहा होगा आपको। अगर मैं इन सबको हटा दूं, एक ही बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करूं, तो ये एक्चुअली में ऐसा वाई शेप, है ना, वाई शेप स्ट्रक्चर है। कैसा है डिटेल में थोड़ा और हम देखेंगे, आइए। सो याद रख लीजिएगा बेटा, अ, या मैं लिख दूं एन एंटीबॉडी कैसा होता है? इट इज अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल। इट इज अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर हो गया? वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है ये, फोर्क के जैसा दिख रहा है ना, बाइफिड वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है बेटा ये एंटीबॉडी सिक्रीट कौन करता है और इसका काम क्या है? आइए, एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड, या फिर हम लोग कभी कभी वर्ड यूज करते हैं बेटा सिक्रीटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स, जिनको हम लोग कॉमनली बी सेल्स भी बोलते हैं। कौन सिक्रीट कर रहा है बेटा? बी लिम्फोसाइट, यानी कि
बी सेल्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। जो किसका पार्ट होता है? इनेट इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी? प्रिसाइजली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बिल्कुल सही बात है ना? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ये सेल्स होते हैं, बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट, ये ही आपका एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। एग्जैक्टली जो हमारे इफेक्टर बी लिम्फोसाइट्स होते हैं या प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द फैक्ट्री, एंटीबॉडी फैक्ट्री, बिकॉज दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन वेरी लार्ज क्वांटिटी एट अ वेरी हाई स्पीड। ओके, आइए बेटा, इफेक्टर बी सेल्स स्लैश प्लाज्मा बी सेल्स को हमने बोला है एंटीबॉडी फैक्ट्री। क्यों बोला है? एज दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन वेरी लार्ज क्वांटिटी एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड में करते हैं। गॉट इट? ओके, लेट मी टेल यू कि प्लाज्मा बी सेल कैन प्रोड्यूस अप टू 2000 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स पर मिनट। बात समझ में आ रही है? सॉरी, पर सेकेंड, नॉट पर मिनट, पर सेकेंड। ठीक है बेटा, आइए। सो इफेक्टर बी सेल या प्लाज्मा बी सेल को हमने क्या बोला है? एंटीबॉडी फैक्ट्री, बिकॉज याद रख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं, कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडी, या मैं लिख दूं 2000, अप टू लिख देता हूं बेटा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, अप टू 2000, अप टू है बेटा क्योंकि ये मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, कैन प्रोड्यूस अप टू 2000 एंटीबॉडी पर सेकेंड। समझ रहे हो? दिस इज एस्टोनिशिंगली हाई, बहुत ज्यादा स्पीड से ये कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? एंटीबॉडी फैक्ट्री। ओके, यस। सो दिस इज अबाउट योर एंटीबॉडी का स्पीड। क्यों हम बोल रहे हैं, कहां से हो रहा है? एंटीबॉडी का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी? तो देखो बेटा, एंटीबॉडी इज द मॉलिक्यूल विच इज स्पेसिफिक फॉर एन एंटीजन, है ना? तो ये स्पेसिफिक तरीके से एक पर्टिकुलर एंटीजन से बाइंड करता है एंड इट mediates the removal of antigen by various pathways. Okay, चलिए, so what is the function of antibody, ये भी पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एंटीबॉडी binds specifically to its corresponding antigen molecules, molecule or molecules, and helps in their removal from the body। ठीक है, उनके रिमूवल में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं ये बाद की बात है बेटा, लेकिन एंटीबॉडी का काम क्या है? बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं बेटा। एंटीबॉडी बाइंड्स स्पेसिफिकली टू इट्स करस्पॉन्डिंग एंटीजन मॉलिक्यूल, मतलब एक तरह का एंटीबॉडी अपनी ही करस्पॉन्डिंग एंटीजन से बाइंड करेगा, किसी दूसरे एंटीजन से कभी भी बाइंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मैं यहां पे लिख दूं कि स्टार करके, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन is specific। कैसा होता है बेटा? इट इज स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक नहीं होता, इट इज स्पेसिफिक। और बाइंड करने के बाद बेटा एंटीबॉडी कुछ ऐसा करता है जिससे कि इस एंटीजन का हमारी बॉडी से रिमूवल हो जाए। लेट मी टेल यू कि एंटीजेंस आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉरेन टू अस और which causes immune activation। मतलब ये हमारे लिए खराब चीज है, एंटीजन हमारे लिए खराब चीज है। जो बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में आते हैं, जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, वायरसेस है, कोई हेलमेंट है, प्रोटोजोआ है, उनके ऊपर एंटीजेंस लगे होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा। और एंटीबॉडी क्या करता है? इन एंटीजेंस यानी कि जो भी बैक्टीरिया जिसके ऊपर एंटीजन लगा है, एंटीजन अलोंग विद बैक्टीरिया को हमारे बॉडी से रिमूव करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, कैसे करवाता है बाद की बात है, लेकिन एंटीबॉडी का मेजर फंक्शन क्या है? मेजर फंक्शन इट हेल्प्स इन देयर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, रिमूवल ऑफ एंटीजन। एंटीजन, गॉट इट?
हाँ जी बेटा, चलिए। अच्छा, इससे पहले कि इन सारी चीज़ों को हम समझें, हमें थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता कैसा है। ओके? सो लेट अस टॉक अबाउट द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। लेट मी शो यू एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में दिया है बेटा, एनसीईआरटी का ही मैंने डायग्राम यहाँ पे लिया है। ओके? तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में पहले ही मैंने थोड़ी-सी बात कर ली थी, बोला था कि H2L2 होता है, यानी कि 2 हेवी चेन, 2 लाइट चेन। यू कैन सी हियर, है ना? देखो बेटा, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ अ लाइट चेन। ये जो दिख रहा है, ये क्या है बेटा? दिस इज़ लाइट चेन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ। देखो, दिस इज़ योर लाइट चेन, एनसीईआरटी। दिस वन इज़ योर लाइट चेन। अच्छा, ये जो बड़ा-सा दिख रहा है, दिस इज़ योर हेवी चेन। ठीक है? बड़ा है मतलब ये ज़्यादा अमाइनो एसिड का बना होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? हेवी चेन, राइट? बड़ा है तो भारी भी होगा। हेवी चेन, छोटा है लाइट चेन, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। देखो, जब भी हमने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा था बेटा, तो हम लोगों ने बोला था कि कोई भी जो पॉलीपेप्टाइड होता है, उसके 2 एंड्स होते हैं, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, 2 हेवी, 2 लाइट। तो हर पॉलीपेप्टाइड का एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होगा, राइट? ये देखिए, यहां पर एनसीईआरटी ने लिख दिया है एन, मतलब ये क्या है बेटा? एन टर्मिनल। तो इस पॉलीपेप्टाइड का ये क्या है बेटा? सी एंड, मतलब सी टर्मिनल। सिमिलरली, जो दूसरा वाला हेवी चेन है, इसका यहां पर होता है NH2 ग्रुप फ्री, मतलब ये क्या है? एन टर्मिनल। और यहां पे होता है COOH ग्रुप फ्री, तो ये क्या हो गया बेटा? सी टर्मिनल। ओके, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ COOH, यानी कि सी टर्मिनल। वो क्या हो गया? एन टर्मिनल। सिमिलरली, जो लाइट चेन होते हैं बेटा, लाइट चेन का भी यहाँ पे होता है NH2 ग्रुप, यानी कि ये क्या हो गया? एन टर्मिनल। और यहाँ पे होता है बेटा COOH ग्रुप, यानी कि ये क्या हो गया बेटा? सी टर्मिनल। सिमिलरली, ये है सी टर्मिनल और ये है एन टर्मिनल। यानी कि इन एन एंटीबॉडी जो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन है, सबका एन टर्मिनल ऊपर की तरफ है टुवर्ड्स वाई, और जो बेस है उधर है सी टर्मिनल, यानी कि सब पैरेलली अरेंज है। चारों के चारों पॉलीपेप्टाइड कैसे अरेंज है बेटा? पैरेलली। सबका एन टर्मिनल एक तरफ, सी टर्मिनल दूसरी तरफ। गेटिंग इट? एनसीईआरटी ने दे रखा बेटा, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन क्या पता कल पूछ ले, है ना? तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, जब भी आप देखते हो इस हेवी और लाइट चेन के स्ट्रक्चर को, इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को, तो आपको और क्या दिखता है? साथ में आपको दिख रहा है बहुत सारे ये एस के साथ लिंकेज दिख रही है। इसको हम बोलते हैं बेटा डाइसल्फाइड लिंकेजेस। क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड लिंकेजेस। तो ये जो दिख रहा है, दिस इज डाइसल्फाइड लिंकेज। मैं लिख दूं, दिस इज डाइसल्फाइड लिंकेज, या इसको हम बॉन्ड भी बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, एसएस। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे बहुत सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना? देखो, एक हेवी चेन को एक लाइट चेन से जोड़ के रखने के लिए यहां पर ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, सो हेवी चेन इज अटैच्ड टू लाइट चेन वाया वन डाइसल्फाइड बॉन्ड हियर। ओके, नॉट ओनली दिस, इस हेवी चेन के साथ ये लाइट चेन जुड़ा हुआ है विद दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड। गॉट इट? अब देखो बेटा, लेकिन ये दोनों हेवी चेन्स भी तो जोड़ने चाहिए, वरना ये तो अलग अलग हो जाएंगे। तो इनको जोड़ने के लिए यहां पर फिर से क्या है बेटा? 2 डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं। ठीक है? हेवी टू लाइट के बीच में 1 डाइसल्फाइड लिंकेज, लेकिन 2 हेवी के बीच में 2 डाइसल्फाइड लिंकेज। दोनों भारी है ना, उनको पकड़ के रखने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होना चाहिए, तो 2 डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं। एक हेवी को एक लाइट से जोड़ने के लिए सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड इज सफिशिएंट। गॉट इट? अच्छा, इसके अलावा बेटा कुछ और भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस यहां पे दिख रहे हैं जो कि विद इन द मॉलिक्यूल है। जैसे देखो, इस लाइट चेन के अंदर अंदर ही यहां पर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहां पर एक दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड है। सिमिलरली, कैन यू सी?
कैन यू सी? ओवरऑल अगर आप काउंट करोगे बेटा तो देयर आर 16 डाइसल्फाइड लिंकेज इन अ मोनोमेरिक एंटीबॉडी। स्पेशली ये IgG का स्ट्रक्चर है बेटा, है ना? ये किसका स्ट्रक्चर है? IgG का। तो टोटल IgG एंटीबॉडी ये क्या होता है बाद में बताऊंगा। यहां पे कितना बेटा? 16 डाइसल्फाइड लिंकेजेस। यस। अच्छा, इसमें एक और चीज देखो बेटा, इसमें से 4 क्या है बेटा? 4 जो है बेटा ये बिटवीन 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक इधर हेवी लाइट के बीच में, दूसरा हेवी लाइट के बीच में और 2 हेवी हेवी के बीच में, यानी कि 4 टोटल क्या है बेटा? इंटरपेप्टाइड डाइसल्फाइड लिंकेज। और बेटा 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो ग्रीन से मैंने मार्क किए हैं, 12 क्या है बेटा? इंट्रा पेप्टाइड डाइसल्फाइड लिंकेज। गॉट इट? समझ में आ गया? तो ये लिंकेजेस भी जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम में दे रखा है, तो क्या पता कल को ये पूछ लिया जाए आपसे एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में। ओके ओके, कुछ और चीज देख लो बेटा। अच्छा, यहां पे और भी लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखिए बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सबको हमने अलग अलग रीजन्स में बांट रखा है। जरा ध्यान से देखिए, लुक एट दिस। अगर आपको दिखेगा तो ये जो लाइट चेन है, लाइट चेन में इधर मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी ने येलो कर रखा है, इधर कुछ पिंक जैसा कलर कर रखा है। ठीक है, ये जो बेटा रीजन है, याद रख लीजिएगा बेटा, दिस रीजन ओके, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रीजन। ओके, सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको भी हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रीजन। ओके, तो आप बोलोगे सर इसके बाद वाला जितना भी है हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रीजन। रिमेनिंग एवरीथिंग इज कॉल्ड कांस्टेंट रीजन। बात समझ में आ रही बेटा? तो वेरिएबल रीजन है, कांस्टेंट रीजन है। ओके, वेरिएबल रीजन के अंदर ये जो आपको दिख रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स यहां पर भी है बेटा, इस वेरिएबल रीजन में भी क्या है बेटा? एक एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यानी कि देयर इज वन एंटीजन बाइंडिंग साइट पर वेरिएबल रीजन। मैं लिख दूं वन एंटीजन बाइंडिंग साइट पर वेरिएबल रीजन। ओके बेटा, अब जरा ध्यान से एक और चीज देखो। हर वेरिएबल रीजन में अगर आप देखोगे तो कुछ पोर्शन है हेवी चेन का, कुछ पोर्शन है लाइट चेन का। ओके, ईच पोर्शन ऑफ लाइट चेन इन द वेरिएबल डोमेन को हम इसको बोलते हैं VL। V इज फॉर वेरिएबल, L इज फॉर लाइट, तो दिस इज वेरिएबल लाइट। सिमिलरली वेरिएबल रीजन में जो हेवी चेन का पार्ट है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल H फॉर हेवी। तो देखो बहुत ही सिंपल सा नोटेशन है बेटा, वेरिएबल लाइट, वेरिएबल हैवी। वैसे ही यहां पर है वेरिएबल लाइट, वेरिएबल हैवी। गॉट इट? यस। ओके, चलो बेटा, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। आप बोलोगे सर इसके बाद वाले को क्या कांस्टेंट बोलेंगे फिर? यस बेटा, प्रिसाइजली, यू आर डिटो राइट, है ना? बिल्कुल, इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। तो लाइट चेन का ये जो नीचे वाला पार्ट है जो कांस्टेंट सेगमेंट में है, इसको हम बोलते हैं C फॉर कांस्टेंट, L फॉर लाइट।
है ना? तो बड़ा सा सी, नीचे में छोटा सा एल, सबसेट में एल लगा देंगे, यानी कि दिस इज कांस्टेंट लाइट डोमेन। ओके, चलिए सिमिलरली यहां पर भी होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट लाइट। अब बोलोगे सर इसको क्या बोलेंगे? ओके, तो लेट मी टेल यू समथिंग जो कि एनसीईआरटी के डायग्राम में मेंशन नहीं है। यहां पे एक आप लाइन खींच लेंगे बेटा, है ना? फिर यहां पर एक छोटा सा लाइन और खींच देंगे, ठीक है? फिर यहां पर एक लाइन खींच देंगे आप। ओके बेटा, आइए अब देखो होता क्या है, यानी कि अब मैंने थोड़े से डिविजन्स कर दिए हैं। क्या होता है? ये वाला जो पोर्शन है बेटा, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट हेवी 1। ओके, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट हेवी 2, और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट हेवी 3। सिमिलरली यहां पर भी कांस्टेंट हेवी 1, कांस्टेंट हेवी 2 एंड कांस्टेंट हेवी 3। आप बोलोगे सर व्हाट इज दिस रीजन? दिस इज कॉल्ड हिंज। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हिंज। यहां लिख देता हूं मैं, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। सो दिस रीजन इज कॉल्ड हिंज। किसको बोलते हैं बेटा? इस रीजन को और इस रीजन को, इसको हमने क्या बोला है? हिंज रीजन। एंड द टू heavy chains are attached to each other by double disulfide bonds in the hinge region। in the hinge region, याद रहेगा बेटा, hinge region में होता है ये। got it? तो आपको दिख गया हिंज क्या है। यानी कि बेटा देखो, एक जो लाइट चेन है उसके भी दो हमने अंदर ही अंदर पार्ट कर दिए हैं। एक है वेरिएबल लाइट, दूसरा है कांस्टेंट लाइट। लेकिन जो एक हेवी चेन है इसके अंदर हमने बेटा चार पार्ट कर दिए हैं। एक है वेरिएबल हेवी और तीन है कांस्टेंट हेवी, CH1, CH2, CH3। और उसमें एक छोटा सा रीजन और हमने लिखा है, दैट इज कॉल्ड हिंज रीजन। गॉट इट? तो ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। यहां तक की बात समझ में आ रही है बेटा? यस। चलिए, तो कुछ चीजें यहां पे लिख दी हैं, बाकी का जो इंफॉर्मेशन है एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में नेक्स्ट पे दिखाता हूं बेटा। आइए, थोड़ा सा ये क्लटर ना हो जाए, इसके लिए मैंने दो डायग्राम यूज करना सोचा है। ओके, अब देखो बेटा, ध्यान से देखिए, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, दिस पार्ट, इसको हम बोलते हैं बेटा फैब फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं? फैब फ्रैगमेंट। ओके, और फैब फ्रैगमेंट ये भी क्या है बेटा? दिस इज अनदर फैब फ्रैगमेंट। तो ये एक फैब फ्रैगमेंट है, ये दूसरा फैब फ्रैगमेंट है बेटा। ओके, तो आपको पता चल गया कि देयर आर टू फैब फ्रैगमेंट्स। इसके अलावा ये जो रीजन है बेटा, इसको हम बोलते हैं एफसी फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं? एफसी फ्रैगमेंट। गॉट इट? सो एक एंटीबॉडी के अंदर ये जो दोनों हैं इसको हम बोलते हैं फैब फ्रैगमेंट्स। और फैब फ्रैगमेंट का जो अपर हाफ पार्ट है दैट वाज वेरिएबल रीजन। वो क्या था बेटा? वेरिएबल रीजन था। गॉट इट? ओके, अब जरा सा देखो, किसी भी एंटीबॉडी के अंदर बेटा, कैन यू सी दिस पार्ट? दिस पार्ट, दिस पार्ट जो कि एंटीजन से बाइंड करता है, द ग्रूव, the groove in the variable region of an antibody that binds to antigen, जो antigen binding site भी होता है, this groove is called paratope। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पैराटोप। तो ये है पैराटोप। अब बोलोगे सर पैराटोप है तो क्या इससे एंटीजन बाइंड करता है? हम लोग यस बेटा बाइंड करता है। कैसे बाइंड करता है? लेट मी शो यू, रेड कलर से दिखाता हूं। ये देखो बेटा, तो मान लीजिए कि दिस इज एंटीजन, ठीक है, जिसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। कौन सा कलर लो? लेट मी टेक सम अदर कलर यहां पे। ओके,
दिस इज एंटीजन, दिस इज एंटीजन। तो मेरा पूरा का पूरा एंटीजन कुछ ऐसा है बेटा, ओके ये है मेरा पूरा का पूरा एंटीजन। दिस इज माई एंटीजन बेटा, याद रखना, जरा ध्यान से देखना बेटा, ये है मेरा पूरा का पूरा एंटीजन, याद रखिएगा बेटा, दिस इज एंटायर एंटीजन। अब एंटीजन का पूरा पार्ट तो बेटा बाइंड नहीं कर रहा मेरे एंटीबॉडी से, सिर्फ ये वाला पार्ट बाइंड कर रहा है, रेड वाला पार्ट। सो ये जो रेड वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एपिटोप, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एपिटोप। एपिटोप है क्या बेटा, इट इज the antibody binding domain of antigen। बात समझ में आ रहा है? तो एंटीजन का जो एंटीबॉडी बाइंडिंग डोमेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिटोप। दैट इज कॉल्ड एपिटोप। देन व्हाट इज पैराटोप? पैराटोप हम बोल दें इज द एंटीजन बाइंडिंग डोमेन ऑफ एन एंटीबॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, पैराटोप। गेटिंग इट? हाँ जी बेटा। और याद रखना ये जो पैराटोप होता है, पैराटोप इज प्रेजेंट इन वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी। गॉट इट? अब आपको ईपीटोप और पैराटोप में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चा, है ना। ईपीटोप क्या है, पैराटोप क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दिया है, इनफैक्ट आपको विजुअलाइज करा दिया है। और बेटा याद रख लेना कि ईपीटोप एंड पैराटोप का जो शेप होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दैट इज स्पेसिफिक टू ईच अदर, लाइक लॉक एंड की, राइट। तो याद रखिएगा बेटा, ईपीटोप एंड पैराटोप आर लाइक लॉक एंड की। कैसे होते हैं बेटा, लॉक एंड की मतलब दे आर स्पेसिफिक टू ईच अदर, मतलब क्या है, स्पेसिफिक टू ईच अदर। इनका शेप एक दूसरे के ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो एक तरह का जो एपिटोप है वो अपने तरह के एंटीबॉडी के पैराटोप में ही फिट होगा, किसी और से फिट नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? या फिर इसका उल्टा बोल दो कि एक एंटीजन के करस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी बनती है उसका जो पैराटोप का शेप है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ द एपिटोप ऑफ इट्स एंटीजन। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पे ना मैंने चीजें जल्दी में बोल दी है ना, समझना इसको, क्योंकि एक बार समझ लिया देन यू आर एक्सीलेंट, है ना, फिर वो हो जाएगा, फिर आप गड़बड़ नहीं करोगे। समझने की चीज है, एक बार विजुअलाइज करने की चीज है ये। तो एपिटोप पैराटोप कैसे है बेटा, लॉक एंड की के जैसे, जैसे एक ताले से एक ही चाबी फिट करती है वैसे ही एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो है उससे उसका स्पेसिफिक एंटीजन का एपिटोप ही फिट होगा, कोई दूसरा फिट नहीं होगा। एंड दिस इज द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। ये क्या है बेटा, मैं लिख दूं, दिस इज द बेसिस फॉर specificity between antigen and its antibody। समझ गया? बिल्कुल चमक जाना चाहिए ना, क्रिस्टल क्लियर, पानी के जैसा साफ होना चाहिए सब कुछ। बात समझ में आ गई बेटा कि एपिटोप क्या है, पैराटोप क्या है, फैब फ्रैगमेंट क्या है, एफसी रीजन क्या है या एफसी फ्रैगमेंट क्या है। गॉट इट? तो अभी आपने जो देखा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर है सारी चीजें? यस। देखो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे आपने बस देख लिया था कि वेरिएबल रीजन क्या होता है ना, यहाँ पे आपने देख लिया था कि वेरिएबल रीजन क्या होता है। ओके आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या एंटीजन बाइंडिंग साइट ही पैराटोप है? यस
एंटीजन बाइंडिंग साइट ही क्या बेटा, पैराटोप है। ओके, ग्रेट। चलो, तो हमें समझ में आ गया कि एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। ठीक है बेटा, ओके। एक और चीज यहां पे देख लो, कई बार एक वर्ड आ जाएगी, मैं कई बार बात कर दूंगा। ये जो बेटा एरिया है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एफसी डोमेन। और ये जो एफसी डोमेन है, ये जाके बाइंड करता है एफसी रिसेप्टर से, बाइंड्स टू एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन, कहां पे बेटा, लिम्फोसाइट्स या सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो यस बेटा, ये जो मेरा एंटीबॉडी है, इसके पास 3 बाइंडिंग साइट है। 2 तो एंटीजन बाइंडिंग साइट है और एक एफसी डोमेन है, जो जाकर के किससे बाइंड करता है, एफसी रिसेप्टर से, विच इज प्रेजेंट ऑन मास्ट सेल या मेरे मैक्रोफाज या फिर अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। गॉट इट? यस, याद रख लेना इस चीज को, है ना। ये जनरली हम लोग छोड़ देते हैं, लोग नहीं पढ़ाते हैं, पर इसको आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? समझ में आ गया? क्योंकि जो भी एंटीबॉडी मीडिएटेड एक्शंस होंगे, वो एफसी रिसेप्टर के थ्रू ही मीडिएट किए जाते हैं। और एफसी रिसेप्टर कब काम करेगा, जब उससे एंटीबॉडी का एफसी डोमेन जाके बाइंड करेगा। ओके, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल या दिस इज नेसेसरी फॉर द एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट इज नेसेसरी फॉर बाइंडिंग विथ एंटीजन। तो एंटीजन से एंटीबॉडी जाके बाइंड कर जाएगा, लेकिन उसके आगे की जो भी प्रक्रिया है, जो भी एक्शन होना है, वो किधर से मीडिएट होता है, थ्रू द एफसी डोमेन। समझ गया? यस, आइए चलो बेटा, तो स्ट्रक्चर के बारे में हमने जब बात कर लिया, तो थोड़ा सा और ट्विस्ट, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ज्ञान की बात करेंगे, है ना। एनसीईआरटी से थोड़ा और बाहर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि बेटा कभी कभी जब एनसीईआरटी से बाहर जाती है एनटीए, या बाहर थोड़ा सा जाके आप पढ़ना चालू करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एंटीबॉडी का ये H2L2 स्ट्रक्चर हमें पता कैसे चला था, है ना। और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बहुत सारे जो ओलंपियाड्स हैं या बाकी के बायोलॉजी के एग्जाम्स हैं, उनमें पूछे जाते हैं। नॉट ओनली दिस, जो पुराने प्री मेडिकल एग्जाम्स होते थे AIPMT वगैरह के जमाने में, उस समय भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो हु नोज, अगर 2025 में थोड़ा सा पेपर टफ हुआ है, आगे थोड़ा सा और टफ हो जाए, तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी हो। तो अभी हम लोग तैयारी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आइए बेटा देखिए, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हमें कैसे पता चला था कि एंटीबॉडी का कैसे स्ट्रक्चर होता है। ये सब पता चला था थ्रू सर्टेन डाइजेशन प्रोसेस। तो हमने एंटीबॉडी को लिया और तोड़ा, और तोड़ने के बाद देखा कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये बेटा एक्चुअली में स्टडी तो एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में ही होता है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ध्यान देखो, ध्यान से देखो कि क्या क्या होता है। देखो बेटा, दिस इज वन एंटीबॉडी, ये एक एंटीबॉडी ये एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है बेटा, है ना। हेवी चेन्स, 2 लाइट चेन्स, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, ये हिंज रीजन है जहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है। यहाँ पे गलत बनाया हुआ है, एक और S होगा यहाँ पे, है ना, मैं बना देता हूँ। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। एनीवेज, चलो बेटा, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो बेटा, इस एंटीबॉडी को अगर हम पैपेन से डाइजेस्ट करें, इसको हम बोलते हैं पैपेन डाइजेशन। पैपेन एक तरह का एंजाइम है बेटा। पैपेन इज एन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो हमें पपीता से मिलता है, पपाया से मिलता है। यस, यू आर राइट, पपाया, है ना। हम लोग बोलते हैं ना, इसके बहुत मेडिसिनल यूज भी हैं, क्योंकि पपाया के अंदर एक पर्टिकुलर, पपाया का जो व्हाइट व्हाइट मिल्क निकलता है ना, उसके अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम बहुत ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड पैपेन। लोग इसको पैपेन सॉल्ट्स भी बोल देते हैं, राइट। ये जो पैपेन है, ये एक तरह का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ओके, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। और जब आप एक एंटीबॉडी को पैपेन एंजाइम से डाइजेस्ट करते हो, मतलब हाइड्रोलाइज करते हो, तोड़ते हो, तो आपको क्या मिलता है बेटा, तो ये जाकर के इस हिंज रीजन पे काम करता है और हिंज को तोड़ देता है, जिससे हमें क्या मिल रहा है, लेट मी शो यू। ये देखो बेटा, हमें मिला एक ऐसा फ्रैगमेंट, एक ऐसा फ्रैगमेंट, और एक मिला ये तीसरा फ्रैगमेंट। बात समझ में आ रहा है? ये जो 2 फ्रैगमेंट्स मिले थे, इनका मॉलिक्यूलर वेट बराबर है और इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग है।
ये जो 2 फ्रैगमेंट हमें मिले, ये एंटीजन से बाइंड करते थे। किससे बाइंड करते हैं? एंटीजन से, क्योंकि इसके पास एंटीजन बाइंडिंग साइट है। समझ आ रहा है? इसीलिए इस फ्रैगमेंट को हमने नाम दे दिया बेटा फैब फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट एंटीबॉडी, फ्रैगमेंट FAB, फैब फ्रैगमेंट्स। और ये जो नीचे वाला पार्ट हमें मिला, जो कि एक्चुअली में कांस्टेंट रीजन को सिर्फ कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड FC फ्रैगमेंट। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपने एक एंटीबॉडी को, मैं लिख दूं, एक एंटीबॉडी का अगर आपने कर दिया बेटा पैपेन डाइजेशन, तो आपको क्या मिलेगा? 2 फैब फ्रैगमेंट्स प्लस 1 FC फ्रैगमेंट। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये सब कुछ कहां से वर्ड आया, समझ में आ रहा है? तो पैपेन से डाइजेशन करेंगे तो 2 फैब और 1 FC, क्योंकि पैपेन कहां तोड़ रहा है बेटा? एट द हिंज रीजन। तो हिंज पे जो पार्ट है वहां से उसको कट कर देगा, तो दोनों फैब फ्रैगमेंट अलग, एक FC फ्रैगमेंट अलग हो जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट पैपेन। बस इतना पढ़ लो, काफी है नीट के लिए बेटा, इससे ज्यादा नीट नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं पेप्सिन। पेप्सिन आपको मालूम है इज द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इट इज अ प्रोटीएज व्हिच इज फाउंड इन आवर स्टमक, है ना? पेप्सिन। तो अगर हमने पेप्सिन डाइजेशन किया है, मैं लिख देता हूं यहां पे पेप्सिन डाइजेशन, तो हमें क्या मिलता है? देखो बेटा, पेप्सिन डाइजेशन के बाद कुछ ऐसा मिलता है, पेप्सिन भी जाकर के हिंज रीजन पे काम करेगा और आपको मिलेगा, इधर देखिए बेटा, ये एक ही रीजन है क्योंकि यहां पे डाइसल्फाइड से दोनों जुड़े हुए हैं। आर यू गेटिंग इट? और एक फ्रैगमेंट मिल रहा है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में है, दैट इज डिग्रेडेड FC फ्रैगमेंट, डिग्रेडेड FC फ्रैगमेंट। आर यू गेटिंग इट? यस। अब ये वाला पार्ट ना अभी हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है। ओके, तो इस वाले को ना मैं यहां से हटा रहा हूं। MEA HCl इसका क्या रोल है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इस चीज को मैं बेटा अभी के लिए हटा रहा हूं, आपके नीट के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है ये। यानी कि अगर मैं बोलूं कि एक एंटीबॉडी को, वन एंटीबॉडी, एंड वी आर डूइंग पेप्सिन डाइजेशन, पेप्सिन डाइजेशन, तो हमें क्या मिलने वाला बेटा? हमें मिलने वाला है 1 FAB2 फ्रैगमेंट प्लस डिग्रेडेड FC फ्रैगमेंट्स। बात समझ में आ रहा है? छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, गॉट इट? हाँ जी बेटा, तो ये चीज याद रख लीजिएगा कि कैसे क्या होता है। अगेन दिस इज एक्स्ट्रा ज्ञान, मैं लिख देता हूं, दिस इज एक्स्ट्रा ज्ञान, है ना? ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो NCERT बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिन्हें लगता है कि सब कुछ उनका 180 में 180 चल रहा है जूलॉजी में, एंड स्टिल दे डू नॉट वांट टू लूज अ सिंगल क्वेश्चन इन द नीट 720 में 720 का सपना देख रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ, ताकि अगर खुदा ना खास्ते कभी कोई क्वेश्चन बाहर हो जाए तो भी आप सही करके आओ, आपसे गलती ना हो। आर यू गेटिंग इट? दिस इज एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। ओके, गॉट इट? तो बेटा कैसे डाइजेशन होता है ये समझ में आ गया? हाँ जी, कहां पे आपको क्या मिल रहा है, क्लियर है? ओके, चलिए, तो ये इस तरह से डाइजेशन होता है। आपने बेटा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर लगभग देख लिया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी के लिए फॉर नीट दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, चलो, तो अब हमें एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया है, कैसे होता है, क्यों एंटीबॉडी अपने एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, है ना? टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। देखो बेटा, एंटीबॉडी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेट मी शो यू, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, है ना? देखो, दिस इज कॉल्ड IgG, IgG। अब आप बोलोगे सर इसमें IG क्यों लिखा हुआ है, यहाँ एंटीबॉडी क्यों नहीं लिखा हुआ है, व्हाट इज IG? देखो बेटा, याद रख लीजिएगा,
एंटीबॉडी इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। कैसा होता है बेटा? ग्लोबुलर प्रोटीन that participates in immunity, therefore एंटीबॉडी को हम बोलते हैं बेटा इम्यूनो। इम्यूनो क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एंड ग्लोब्यूलिन क्योंकि ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो एंटीबॉडी को हमने क्या बोल दिया बेटा? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। आर यू गेटिंग इट? अब देखो बेटा, और इम्यूनोग्लोब्यूलिन का ही शॉर्ट फॉर्म होता है IG, कैपिटल I स्मॉल g, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो एंटीबॉडी क्या है बेटा? एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। गॉट इट? एंटीबॉडी इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्लियर हो गया? ओके। अब ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है ये प्रेजेंट कहां होता है? ब्लड में। ब्लड में कहां? प्लाज्मा में। और ये प्लाज्मा के अंदर जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स है उसका भी ये गामा टाइप है। कौन सा टाइप है? गामा टाइप। तो ये क्या होता है बेटा? याद रख लीजिएगा, एंटीबॉडी इज नथिंग बट गामा ग्लोब्यूलिन। ये क्या बेटा? गामा ग्लोब्यूलिन है। समझ में आ रहा है? सो अगर हम बोलना चाहें एंटीबॉडी बोलो, इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलो या गामा ग्लोब्यूलिन बोलो, बात एक ही है। Are you getting it? Yes. So all these are same thing. मैं बोल दूं? So antibody is same as IgG, which is nothing but gamma globulin. ये तीनों चीज एक ही है बेटा। अब तो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि ये है क्या, चल क्या रहा है, क्यों बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, ये जो एंटीबॉडीज हैं या इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हैं, दीज आर ओवरऑल ऑफ 5 टाइप्स। कितने तरह के बेटा? 5 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? तो ये देखो बेटा, एक को हमने बोला है IgG, एक को बोला है हमने IgE, एक को बोला है IgD, देयर इज IgM एंड IgA। बात समझ में आ रही है? सो ओवरऑल देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, आर यू गेटिंग इट? यस, 5 तरह के एंटीबॉडी होते हैं बेटा, है ना। और एक पर्टिकुलर एंटीजन से बाइंड करने वाले जो एंटीबॉडीज होते हैं वो भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि सेम एंटीजन से बाइंड करने वाला 2 अलग अलग तरह का एंटीबॉडी हो। एक हो IgG, एक हो सकता है IgM। समझ में आ रहा है? अगर दोनों सेम एंटीजन से बाइंड कर रहे हैं, लेकिन एक IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडी है, एक IgM टाइप ऑफ एंटीबॉडी है, तो इसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग। क्या बोलते हैं? क्लास स्विचिंग, है ना। फिर कभी यहां पे नहीं, नीट में तो बेटा नहीं पूछा जाता आपसे, ठीक है। एनीवेज, इन एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स को आप देखोगे तो देखो थोड़े से माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, ध्यान से देखिए। सब बेटा मोनोमेरिक नहीं है। ये IgG ये कैसा दिख रहा है बेटा? दिस इज मोनोमेरिक। IgE भी कैसा दिख रहा है बेटा? मोनोमेरिक। IgD भी कैसा दिख रहा है बेटा? मोनोमेरिक। मतलब एक ही वाई शेप मॉलिक्यूल है। लेकिन IgM कैसा दिख रहा है बेटा? देखो 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटामेरिक। ये कैसा है बेटा? पेंटामेरिक। यानी कि 1 IgM is made of 5 मोनोमेरिक IgM मॉलिक्यूल्स। तो 5 मोनोमेरिक IgM मॉलिक्यूल्स जब जुड़ जाते हैं तो बन जाता है एक पेंटामेरिक IgM। ओके, मैं लिख देता हूं यहां पे। सो 5 मोनोमेरिक IgM, जिसको हम लोग लिख देते हैं MIgM, मोनोमेरिक IgM, यूनाइट करते हैं तो बनता है 1 पेंटामेरिक IgM। बात समझ में आ रही है? यस। अब इससे होगा क्या, समझो। ये एक जो मोनोमेरिक एंटीबॉडी होता है वो एक साथ मैक्सिमम 2 एंटीजन से बाइंड कर सकता है।
लेकिन अगर ये पेंटामेरिक है तो एक साथ 10 एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है। आर यू गेटिंग इट? यस, समझिए। ओके, तो मैं लिख दूं यहां पे कैन बाइंड टू 10 एंटीजेंस बात समझ में आ रही है? तो पेंटामेरिक हो गया। सिमिलरली बेटा देखो आईजीए को देखो बेटा, इट इज डाइमेरिक, क्योंकि यहां पर दो हैं, तो ये कैसा बेटा? दिस इज डाइमेरिक, मतलब ये दो मोनोमेरिक एंटीबॉडी को मिला के बना है। मैं बात कर दूं, यहां पे लिख देता हूं, तो 2 मोनोमेरिक आईजीए एंटीबॉडी जब यूनाइट होते हैं तो बनता है 1 डाइमेरिक आईजीए एंटीबॉडी। या मैं सिर्फ आईजीए लिख देता हूं, एंटीबॉडी लिखना अब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन तो हमने लिख ही दिया, टेक्निकली गलत हो जाएगा। गॉट इट? यस, यानी कि 1 जो डाइमेरिक आईजीए है कैन बाइंड टू 4 एंटीजन, एक बार में 4 एंटीजन से बाइंड कर सकता है। गेटिंग इट? यस, ये छोटी छोटी चीजें बेटा ध्यान रखिएगा। तो कैसा दिख रहा है ये समझ में आ रहा है? तो स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। आप बोलोगे सर इन सब तो मोनोमेरिक ही है, इनमें क्या अंतर है? अंतर है बेटा, जरा ध्यान से देखो। आईजीजी में देखोगे तो देखो बेटा, यहाँ पे CH1 CH2 CH3 जो हैवी चेन है, इसमें 3 कांस्टेंट डोमेन है। लेकिन IgE देखो बेटा, यहाँ पर CH1 CH2 CH3 CH4 4 कांस्टेंट डोमेन्स हैं। यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। यस, गड़बड़ है, अलग है। क्या अलग है बेटा? हैवी चेन अलग है, हैवी चेन अलग है। तो यहाँ पे ये जो भी आप 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी देख रहे हो, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन्स। यहाँ पे भी देखो बेटा, यहाँ पर हैवी चेन में CH1 CH2 CH3 जरूर है, लेकिन इनका जो हैवी चेन है वो थोड़ा अलग है, अलग कलर से दिखाया गया है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस है। समझ आ रहा है? चेन में डिफरेंस है। यहां पर भी देखिए बेटा, IgM में भी CH1 2 3 4 है। ओके, तो इन सब के हैवी चेन्स में बेटा डिफरेंस होता है। गॉट इट? ओके, अगर यहां पे हैवी चेन जो है वो किस टाइप का है? IgG में इट इज गामा टाइप हैवी चेन, गामा टाइप हैवी चेन। यहां पर क्या होता है बेटा? IgE में एप्सिलॉन टाइप हैवी चेन। तो ये जो भी आपके डिफरेंसेस है बेटा, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन। IgD में क्या होता है बेटा? डेल्टा टाइप हैवी चेन, मतलब हैवी चेन का जो जीन है, जो इसके प्रोटीन का सीक्वेंस है वो अलग अलग है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी अलग है। ओके, IgM में बात करेंगे तो यहां पर होता है बेटा म्यू टाइप हैवी चेन, जो एक एक मोनोमेरिक है बेटा, इसके अंदर जो हैवी चेन्स है वो कैसे टाइप के हैं? म्यू टाइप। और IgA में बात करेंगे, सो दिस इज अल्फा टाइप हैवी चेन। ओके, कुछ और चीज देखो बेटा, एक और चीज देखो, यहां पे दिखाता हूं। यहां देखिए बेटा, इन केस ऑफ IgM 5 है ना, ये पांचों एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू दीज डाइसल्फाइड लिंकेजेस। ये क्या है बेटा? दीज आर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स या लिंकेजेस। आर यू गेटिंग इट? और साथ में यहां पर एक और चीज है बेटा, दैट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग चेन। ये क्या है? ज्वाइनिंग चेन। तो एक ज्वाइनिंग चेन भी होता है बेटा जो इसको जोड़ता है। गॉट इट? इसी तरीके से अगर आप IgA के स्ट्रक्चर को देखोगे तो देखो बेटा, यहां पर भी एक बीचों बीच है ज्वाइनिंग चेन, जो इन दोनों को एक्चुअली में जोड़ के रखता है। ठीक है, दिस इज ज्वाइनिंग चेन। और साथ में एक और चेन है बेटा, ध्यान से देखो, ये वाला इधर से गया, इधर से निकला, इधर से गया और इधर से आया हुआ है। बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड सिक्रीटरी चेन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सिक्रीटरी चेन या सिक्रीटरी प्रोटीन।
सिक्रेटरी चेन भी हम इसको बोल देते हैं, जिसकी वजह से IgA बिकम्स ओनली एंटीबॉडी दैट कैन बी सिक्रीटेड। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपको एक चीज तो समझ में आ गया है कि ये जो 5 अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज हैं, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेवी चेन्स। ओके, लेट अस सी। देखो बेटा, एक कंपैरिजन मैंने यहां पे दिया है, ये कंपैरेटिव टेबल ही आपको याद रखना है बेटा, जरूरी यही है। देखिए यहां पर मैंने लिया है IgM, सबसे पहले क्या लिया है IgM, फिर लिया है IgG, IgA, IgE and IgD. Okay, these are types of antibodies. Antibodies, these are different types. किसके बेसिस पर है बेटा? This is on the basis of, let me थोड़ा अच्छे से बना देता हूं मैं। ये किसके बेसिस है पे है बेटा? बेसिस क्या है? टाइप ऑफ हेवी चेन। ओके, देखो IgM में हेवी चेन क्या है बेटा? देखिए जरा सा, हेवी चेन क्या है? दिस इज म्यू टाइप। हेवी चेन कौन से टाइप का बेटा? म्यू टाइप। इन केस ऑफ IgG गामा टाइप, IgA में अल्फा टाइप, IgE में एप्सिलॉन टाइप और IgD में बेटा डेल्टा टाइप। आप बोलोगे क्या इसको रटना पड़ेगा? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं रटना है, ऐसे ही आपको याद हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हम ग्रीक अल्फाबेट्स की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं? ग्रीक अल्फाबेट्स की। तो ग्रीक में ए को बोलते हैं अल्फा, डी को बोलते हैं डेल्टा, ई को बोलते हैं एप्सिलॉन, जी को बोलते हैं गामा और एम को बोलते हैं म्यू। रटना ही नहीं है भाई, समझ में आया? IgA है, एंटीबॉडी ए टाइप है, तो हेवी चेन क्या होगा? अल्फा। डी है डेल्टा, ई है एप्सिलॉन, एम है म्यू, जी है गामा। गॉट इट? खत्म, खलास। ओके, मॉलिक्यूलर वेट है ना, मॉलिक्यूलर वेट ये आपको बेटा रटना नहीं है, रटने की कभी भी जरूरत नहीं है। सुन लो बस, IgM सिंस पेंटामेरिक होता है, 5 मोनोमेरिक एंटीबॉडी के मिलने से बनता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है बेटा? 900 किलो डाल्टन। 900 किलो डाल्टन। अगर हम बात करते हैं बेटा IgG, तो IgG का सबसे कम होता है 150 किलो डाल्टन। यानी कि मैं लिख दूं कि IgG इज स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, सबसे छोटा एंटीबॉडी है, एंड IgM इज लार्जेस्ट एंटीबॉडी। कोई दिक्कत है बेटा? एक है स्मॉलेस्ट और दूसरा है लार्जेस्ट एंटीबॉडी। मॉलिक्यूलर वेट से आपको दिख रहा है। अब देखो, IgA डाइमेरिक है तो थोड़ा ज्यादा है, अराउंड 385 किलो डाल्टन। सेकंड लार्जेस्ट क्या बेटा? सेकंड लार्जेस्ट एंटीबॉडी, ये दिख भी रहा था आपको डायग्राम में। IgE जिसमें 4 कांस्टेंट डोमेन थे बेटा, 200 किलो डाल्टन। देखो जरा सा, IgE 4 कांस्टेंट रीजन थे, बड़ा सा हेवी चेन है, इसकी वजह से मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ गया है। कितना है? 200 किलो डाल्टन। मोनोमेरिक है। IgD is the second smallest, 180 किलो डाल्टन। सेकंड स्मॉलेस्ट। यानी कि अगर मॉलिक्यूलर वेट पे मुझे अरेंज करना हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले आएगा IgM, फिर आएगा IgA, फिर E, फिर D और सबसे छोटा G। गॉट इट? यस। अच्छा, कुछ बच्चों को दिक्कत भी होती है, सर कैसे याद करें सारे एंटीबॉडी का नाम? तो इसके लिए एक एक्रोनिम है बेटा, याद रख लेना। ये याद रखना आपको देता है गम। गम दे, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE।
गम दे। बात समझ में आ रहा है? न्यूमोनिक्स है आपके लिए, गम दे, गम देता है ये, है ना? कौन रटे सारे एंटीबॉडी का नाम? तो याद रख लेना, ये गम देने वाला क्या है? IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। आइए एबंडेंस की बात करते हैं बेटा। एबंडेंस की कौन कितना एबंडेंट होता है ना? तो परसेंटेज टोटल एंटीबॉडी इन सीरम। तो सीरम में कौन कितना ज्यादा है? सीरम का मतलब क्या होता है बेटा? ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन्स इज कॉल्ड सीरम। तो हमारे ब्लड सीरम में कौन सा एंटीबॉडी कितने परसेंटेज में है, कौन ज्यादा है कौन कम है? तो बेटा देखो, IgM कितना है बेटा? 6%। IgG कितना है? 80%। यानी कि अगर कोई एंटीबॉडी लार्जेस्ट अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, दैट इज IgG, मोस्ट एबंडेंट। लिख दूं? यस बेटा, मोस्ट abundant antibody is IgG. Second most abundant is IgA with 13%. उससे थोड़ा कम कौन सा होता है बेटा? IgM. This is third most abundant. तीसरे स्थान पे कौन है? IgM. सबसे कम लीस्ट एबंडेंट बेटा, यहां पे ना 1 छूट गया है, इसमें 1 लगा लेना, है ना? 0.001 या 0.1% तक होता है, अप टू 0.1% इज IgE। एंड अगर हम बात करते हैं बेटा IgD की, तो ये सिर्फ कितना है? 1%। गॉट इट? सबसे ज्यादा IgG, उससे थोड़ा कम IgA, उससे कम IgM, उसके बाद IgD और सबसे कम IgE। एलर्जी वाला है तो वो सबसे कम होता है। गॉट इट? चलिए, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। आप बोलोगे सर ये क्या चीज होती है बेटा? तो ये सारी चीज ना अभी आपको पढ़ने के लिए नहीं है, बस सुन लो कि कॉम्प्लीमेंट कोई सिस्टम होता है जिसके थ्रू एंटीबॉडी जो है जब एंटीजन से बाइंड कर जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को बताता है कि देखो मैं एक एंटीजन को फंसा लिया हूं, पकड़ लिया हूं, अब तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि इस एंटीजन को मेरे साथ ही हटा के फेंक दो। एंटीबॉडी जो होता है ना बेटा, वो सुसाइडल बॉम्बर के जैसा है, वो खुद जाके एंटीजन से चिपक जाता है और फिर इशारा कर देता है कि भाई तुम मुझे और मेरे साथ इस एंटीजन दोनों को ही बॉडी से क्लियर कर दो। ठीक है? और इसको क्लियर करने के बहुत सारे तरीके हैं। इनमें से एक तरीका होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। तो हमारे ब्लड में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स होते हैं जो जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं तो वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ही बेटा डिग्रेड करवा देते हैं या इसका फैगोसाइटोसिस इंड्यूस करवा देते हैं थ्रू मैक्रोफाज। आर यू गेटिंग इट? यानी कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के हेल्प से एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स को हम डिग्रेड कर देते हैं या बॉडी से तोड़ के बाहर निकाल देते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि एंटीबॉडी खुद कभी भी एंटीजन को हार्म नहीं करता, कर ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? एंटीबॉडी तो सिर्फ जाके एंटीजन से चिपक जाता है और चिपकने के बाद अब ये करामात करता है, अब ये जाकर के सिग्नल देता है। तो एंटीबॉडी कैसा है बेटा? एंटीबॉडी वो छुपे हुए पुलिस वाले के जैसा है जो कोवर्ट मिशन कर रहा है, कोवर्ट मिशन छुपा हुआ, है ना? वो खुद जाकर के भेस बदल करके बेटा गुंडों में शामिल हो गए और जैसे ही गुंडे के ठिकाने का पता चल गया, अब वहां से धीरे से सिग्नल कर देता है पुलिस को, अपने फ्रेंड्स को कि आओ छापा मारो। समझ में आ रहा है? तो खुद खुद जो एंटीबॉडी है वो कभी भी एंटीजन को कुछ नहीं करता। बात समझ में आ रही है? ये जाकर के एंटीजन से बाइंड कर जाता है और उसके बाद से अपने दोस्तों को बुला लेता है, इम्यून सिस्टम को बुला लेता है, आइदर थ्रू कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और थ्रू मैक्रोफेज और थ्रू डिफरेंट अदर वेज जो यहाँ पे मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। एंड फिर वो इम्यून सिस्टम के सेल्स जो आते हैं या इम्यून सिस्टम जब आता है तो वो आकर के इस पूरे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को क्लियर कर देता है। गॉट इट? बात समझ आ रही है? थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया पता चल गया कॉम्प्लीमेंट का बेटा। तो हम लोग यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को फिक्स करते हैं। तो IgM करता है, IgG करता है, IgA कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन नहीं करता।
ये किसी और तरीके से काम करता है, ठीक है। IgE ये भी नहीं करता, ये किसी और तरीके से काम करता है। कैसे काम करता है बेटा? मास्ट सेल से बाइंड करके एलर्जी इंड्यूस करवा के। IgD भी नहीं करता, ओके। तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन सिर्फ कौन करवा रहा है बेटा? IgM, IgG, ठीक है। ओवरऑल रोल क्या है इनका? तो फंक्शन की बात कर लेते हैं बेटा। IgM आपने पढ़ा था बेटा कि इम्यून सिस्टम में प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ा था ना। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन मेनली रिलीज होता है? IgM। कौन रिलीज होता है बेटा? IgM। तो IgM का पहला फंक्शन क्या है बेटा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। मैं लिख देता हूं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। चलिए, दूसरा क्या करता है? फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट के हेल्प से ये एंटीजन को बॉडी से बाहर निकालता है, क्लियर करता है। थर्डली क्या करता है बेटा? इन मोनोमेरिक फॉर्म इट इज प्रेजेंट ऑन द बी सेल। तो बी सेल के ऊपर बेटा दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है मोनोमेरिक IgM और दूसरा होता है IgD, ओके। हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मोनोमर सर्व्स एज बी सेल रिसेप्टर, याद रखिएगा बेटा। IgM सिंस पेंटामेरिक है, बहुत बड़ा है, इसीलिए ये कभी भी बेटा सर्कुलेशन से बाहर नहीं निकल पाता, हमेशा सर्कुलेशन के अंदर ही रहता है। इसीलिए IgM को हम सर्कुलेटरी एंटीबॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सर्कुलेटरी एंटीबॉडी, याद रख लीजिएगा। सर्कुलेटरी एंटीबॉडी, इट इज सर्कुलेटरी एंटीबॉडी। ये हमेशा सर्कुलेशन के अंदर ही रहेगा बेटा, सर्कुलेशन से बाहर नहीं निकलता है, ओके। इट इज बेस्ट फॉर ए ग्लूटिटेशन। क्यों? क्योंकि ये एक साथ 10 एंटीजन से बाइंड कर सकता है और सबको मिला करके क्लम्प करवा करके एक जगह प्रेसिपिटेट करवा देगा। सो बेस्ट फॉर ए ग्लूटिटेशन एज इट कैन बाइंड with 10 antigen and cause their precipitation। समझ में आ रहा है? तो उनको प्रेसिपिटेट करवा देता है। तो सोचो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में IgM क्यों ज्यादा रिलीज होता है? सो दैट ये मैक्सिमम जो बैक्टीरिया हैं जिनके अगेंस्ट अभी भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो एक एक एंटीबॉडी मैक्सिमम बैक्टीरिया के साथ बाइंड करके बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना दे, क्लम्पिंग करवा दे, एक ग्लूटिटेशन करवा दे और उनको प्रेसिपिटेट करा दे, सो दैट मेरे मैक्रोफाज के लिए इजी हो जाएगा उनको एनगल्फ करके क्लियर करना। गॉट इट? इसीलिए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में IgM ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है बिकॉज इट इज द बेस्ट एंटीबॉडी फॉर ए ग्लूटिटेशन। समझ गया? आइए दूसरा हम बात करते हैं IgG की। अब IgG बेटा इज मेन ब्लड एंटीबॉडी, क्योंकि सबसे ज्यादा यही है ना, 80%, राइट। तो ये क्या होता है बेटा? दिस इज द मेन ब्लड एंटीबॉडी, सबसे ज्यादा यही है। दूसरा, इट कॉजेज न्यूट्रलाइजेशन, मतलब ये एंटीजन से बाइंड करके उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, उनके एक्टिविटी को होने नहीं देता है। जैसे अगर मान लो कि किसी को स्नेक ने काट लिया तो तुरंत हम एंटी वेनम सीरम देते हैं, मतलब एंटी वेनम एंटीबॉडी उसके बॉडी में हम इंजेक्ट करते हैं। ये एंटीबॉडी करता क्या है? जाके वेनम मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाता है। तो अब वेनम के चारों तरफ एंटीबॉडी चिपक गया, तो अब वेनम जो है वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है, यानी कि वेनम की वजह से जो हमारे बॉडी में डैमेज होनी थी अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेनम के चारों तरफ एंटीबॉडी चिपक गया, वेनम एक्सपोज है ही नहीं। समझ में आ रहा है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, मतलब एंटीबॉडी ने वेनम को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके एक्टिविटी को, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, ओके। सो इट इज बेस्ट फॉर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेस टॉक्सिन्स, कॉमा वेनम लिख दूं मैं, टॉक्सिन्स, वेनम्स, वेनम एटसेट्रा कर देता हूं। तो दो ऑप्शन समझ में आ गए बेटा, दो फंक्शन समझ में आ गए। तीसरा, इट इज बेस्ट फॉर ऑप्सोनाइजेशन, ढक लेने को ही ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। मैंने बोला ना, ड्रग या टॉक्सिन को चारों तरफ से ढक लेता है चिपक के, सो दैट इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। तो ये ऑप्सोनाइजेशन के लिए बेस्ट है। एक और चीज याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि IgG is the only antibody that can cross placenta, ठीक है। इट कैन ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस प्लासेंटा, और अगर प्लासेंटा से क्रॉस कर रहा है तो मदर की जो IgG एंटीबॉडी है वो डेवलपिंग फीटस के अंदर पहुंचेगी, वुम्ब में,
बात समझ में आ रही है? और फीटस को क्या प्रोवाइड करेगी? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो ओनली एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटा टू प्रोवाइड पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी टू डेवलपिंग फीटस। याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है? यस। हालांकि इससे दिक्कत भी होती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी होती है, बट दैट इज सम अदर केस, दैट इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन। लेकिन उस सिचुएशन को अगर हम छोड़ दें तो नॉर्मली जितने भी फीटस ग्रो कर रहे हैं अपनी मदर के वूम्ब में, उन सबको बेटा इम्यूनिटी की जरूरत होती है। और ये इम्यूनिटी उनको कहां से मिलती है? पैसिव इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम द मदर बिकॉज ऑफ आईजीजी क्रॉसिंग थ्रू द प्लेसेंटा। गॉट इट? ओके। आईजीए, आईजीए का क्या रोल है बेटा? तो देखिए, आईजीए इज द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन बी सिक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, है ना? मतलब हमारे बॉडी फ्लूइड्स में सिक्रीट किया जा सकता है, स्पेशली स्वेट में, सलाइवा में, टीयर्स में, मिल्क में। तो ब्रेस्ट मिल्क में ये प्रेजेंट होता है। तो आईजीए को हम क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल इट सिक्रिटरी एंटीबॉडी। दिस इज सिक्रिटरी एंटीबॉडी। गॉट इट? सिक्रिटरी एंटीबॉडी होता है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? सिक्रिटरी एंटीबॉडी। प्रोवाइड्स पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी टू इन्फेंट थ्रू मदर्स मिल्क। तो जो भी लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं वो अपने मिल्क के थ्रू बच्चे को सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, उसको बेटा पैसिव इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ आईजीए। अच्छा, आईजीए सिर्फ मिल्क में प्रेजेंट नहीं है, हमारे टीयर्स में, हमारे सलाइवा में, हमारे स्वेट वगैरह में भी प्रेजेंट होता है। लास्टली, सॉरी सेकंड लास्ट, आईजीई। आईजीई एक ऐसा एंटीबॉडी है बेटा जो कि एलर्जिक रेस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। ओके, नॉट ओनली दिस, एंटी पैरासिटिक एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होता है। एंटी पैरासिटिक, पैरासाइट्स स्पेशली जो वर्म हेलमिंथिक इन्फेक्शन होते हैं वहां पे। ओके, तो आईजीई बेटा एलर्जी कॉज करता है। कैसे कॉज करता है? तो मोस्टली व्हेन कोई भी एलर्जन जैसे डस्ट या पॉलेंस एंटर्स इनटू अ पर्सन हु इज हाइपर सेंसिटिव टू दीज एलर्जेंस, सब में नहीं, सिर्फ उनमें जो कि हाइपर सेंसिटिव है, तो वहां जाकर के बेटा ये उनके बी सेल को ज्यादा इंड्यूस करता है, जिससे बी सेल जरूरत से ज्यादा आईजीई प्रोड्यूस कर देता है। और जब जरूरत से ज्यादा आईजीई आएगा तो वो एलर्जन से बाइंड करेगा और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का एफसी डोमेन जाके बाइंड करता है ऑन द मास्ट सेल्स। ओके, मास्ट सेल को फिर एक्टिवेट करेगा तो मास्ट सेल ज्यादा हिस्टामाइन रिलीज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज मोर इन्फ्लामेशन, ठीक है, जिसकी वजह से रनी नोज या फिर वाटरी आईज, स्नीजिंग, कफिंग, ये सब चालू हो जाता है। दैट इज ऑल एलर्जिक रेस्पॉन्स। बात समझ में आ रही है? तो आईजीई किस में काम कर रहा है बेटा? इट has role in allergy and anti-parasitic activity. Got it? Okay. याद रख लीजिएगा, एलर्जी इज ऑलवेज एक्साजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जरूरत से ज्यादा, समझ में आ रहा है? तभी होता है। ओके, इसीलिए ये सब में नहीं होता है, सिर्फ ऐसे लोगों में होता है जिनमें हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब किसी एलर्जन के अगेंस्ट उनका इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है। ओके, चलो फाइनली हम किसकी बात करते हैं? आईजीडी। आईजीडी एक सरफेस बाउंड एंटीबॉडी है। कैसा होता है? इट इज सरफेस बाउंड एंटीबॉडी। ये कहां प्रेजेंट होता है बेटा? तो देख लो, जो बी सेल्स होते हैं हमारे पास, ये है हमारा बी सेल। बी सेल के ऊपर ये एक मैंने लगा दिया है आईजीडी। तो इसका जो बेटा हेवी चेन का कुछ पार्ट होता है दैट इज एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बी सेल, और ये जो है दिस इज आईजीडी एंड दिस इज कॉल्ड बी सेल रिसेप्टर, बीसीआर। ये क्या बना रहा है बेटा? बी सेल रिसेप्टर बना रहा है। तो आईजीडी जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और ये बेटा फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, ये बी सेल के मेम्ब्रेन पे अटैच होता है, उससे बाउंड रहता है। सो इट इज सरफेस बाउंड या मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी। कहां बाउंड है बेटा? ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल रिसेप्टर। ओके, यस। सो ये है बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ हेवी चेन। क्या इतने ही तरह के एंटीबॉडी होते हैं? नो, और भी बहुत सारे तरह के एंटीबॉडी होते हैं, लेकिन नॉट इन द स्कोप ऑफ आवर क्लास 12th बायोलॉजी। तो फिर कभी पढ़ेंगे उसके बारे में। थैंक यू। चलो क्वेश्चन कर लें बेटा, आइए क्वेश्चन देखना चालू करते हैं जल्दी जल्दी। प्रैक्टिस टाइम।
मैच द फॉलोइंग फंक्शंस विथ एंटीबॉडी एक्शंस। ओके, देखो जरा सा, अब क्वेश्चन के थ्रू भी आपको कुछ कुछ चीजें मैं पढ़ाता जाऊंगा। एग्लूटिटेशन क्या होता है बेटा? एग्लूटिटेशन होता है क्लंपिंग ऑफ माइक्रोब्स फॉर फैगोसाइटोसिस। एग्लूटिटेशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए बेटा कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इधर एक बैक्टीरिया है, इधर एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और यहाँ पे एंटीबॉडी आ जाए। तो एंटीबॉडी हो सकता है कि एक आर्म से इससे बाइंड करे, एक आर्म से इससे बाइंड कर जाए, ठीक है। हो सकता है कि एक दूसरा एंटीबॉडी आए, वो ऐसे बाइंड कर जाए, एक दूसरा एंटीबॉडी आए जो यहाँ ऐसे बाइंड कर जाए। आर यू गेटिंग इट बेटा? तो ये क्या हो गया बेटा? पहले बैक्टीरिया फ्री थे, अब ये सब एक साथ चिपक गए, क्लम्प हो गए, तो अब ये बड़े हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एग्लूटिटेशन। एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, नॉट एग्लूटिटेशन बेटा, एग्लूटिनेशन। ओके, व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन? देखो बेटा, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, मान लेते हैं, मैं बना ही लेता हूं बार बार, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कर नहीं पाऊंगा। ये मान लीजिए कि एंटीजन है। अब इस एंटीजन के ऊपर अगर एंटीबॉडी आकर के बेटा चिपकना चालू हो जाए, समझना, तो चारों तरफ से एंटीबॉडी जो है वो आकर के इससे चिपक जा रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा? ऐसे, तो इससे क्या हो गया बेटा? अब ये जो एंटीजन का वो साइड था जिससे कि ये बाइंड करता किसी टिश्यू से, उसको हार्म करता, अब वो साइड तो बेटा कवर हो गया, है ना, वो सारे साइड्स क्या हो गए बेटा? कवर हो गए। तो अब ये किसी भी टिश्यू से बाइंड नहीं कर पाएगा और ये किसी भी टिश्यू को हार्म नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे, सो दिस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। ओके, तो ये बैक्टीरिया को क्या कर रहा है? कोट कर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें न्यूट्रलाइजेशन भी है, तो बेटा एक काम करते हैं, कुछ ऐसा ही होता है, अगर फ्री मॉलिक्यूल्स है तो हम इसको बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन, इसको मैं न्यूट्रलाइजेशन कर देता हूं, है ना। और अगर यही बैक्टीरिया के चारों तरफ हो जाए, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर कोई एंटीजन लगा हुआ है यहां पर, और इससे आकर के एंटीबॉडी बाइंड होने लगे, तो इसको हम बोलेंगे ऑप्सोनाइजेशन। बस बात बेटा समझना, न्यूट्रलाइजेशन और ऑप्सोनाइजेशन में सिर्फ इतना अंतर है, यहाँ पे कवरिंग होती है टॉक्सिन्स की, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, कोई छोटा मॉलिक्यूल, टॉक्सिन, वेनम, इन सबों की, ठीक है। जबकि अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके चारों तरफ एंटीजन पे एंटीबॉडी कोट हो रही है, तो हम इसको बोल देते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ये बेसिक डिफरेंस है बेटा। तो अब जरा देख लेते हैं, तो एग्लूटिनेशन क्लियर है। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है बेटा? कोटिंग बैक्टीरिया टू एनहांस एनगल्फमेंट। और न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा? ब्लॉकिंग टॉक्सिन्स लाइक टेटनस टॉक्सिन। ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तो ऑप्शन क्या आएगा? हमें आ रहा है 1 2 3, कहीं पर है क्या 1 2 3? यस, ऑप्शन ए। गॉट इट? क्लियर है बेटा कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? ओके, ऑप्सोनाइजेशन किसके लिए होता है? फॉर पैथोजेंस,
और ये किसके लिए होता है? और टॉक्सिन्स, वेनम्स एटसेट्रा। गॉट इट? मतलब फ्री मॉलिक्यूल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या बताना है बेटा? इनकरेक्ट। Incorrect statements. The B lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogens. ये तो बात सही है। और ये जो आर्मी ऑफ प्रोटीन्स है ये क्या बेटा? दिस इज एंटीबॉडी। एनसीईआरटी की लाइन है ये। Each antibody molecule has 2 polypeptide chain. No, this is 4. तो ये गलत हो गया है। Okay, an antibody is represented by H2L2. Yes, दो heavy, दो light. And the T lymphocytes mediate humoral immune response. नहीं बेटा, they mediate cell mediated immune response. तो ये भी गलत है बेटा। तो सही क्या है हमारे पास? सिर्फ 1 and 3 is right, 2 and 4 is wrong. 1 and 3 option C. क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अच्छा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या है? द डायग्राम गिवन बिलो, यहाँ पे एक डायग्राम है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम दिया गया है। Illustrates an antibody molecule. Select the correct option that identifies the antigen binding site. एंटीजन बाइंडिंग साइट इसमें से कौन सा है? अरे यार ये तो बहुत ही आसान सवाल है ना। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज 1, दैट इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, है ना। ये क्या है? लाइट चेन। ये क्या है? डाइसल्फाइड लिंकेज। दिस इज हेवी चेन। गॉट इट? ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट्स, है ना। फिर से फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा। एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन 2 लाइट पेप्टाइड चेन्स। नहीं, ये गलत है। किसके बीच में? 1 लाइट एंड 1 हेवी चेन। गलत हो गया? हाँ जी, ये फॉल्स है। द पैथोजन ऑफ एलिफेंटियासिस ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन। एलिफेंटियासिस मतलब फिलारियासिस की बात हो रही है यहाँ पे। Transmitted to a healthy person through the bite of same mosquito species which also cause malarial disease. No. चलिए, lymphoid tissues are also located within the lining of major tracts called mucosal associated lymphoid tissue. Yes, बिल्कुल सही बात है ना। MALT, mucosa associated lymphoid tissues. 50% नहीं। Increase intake of coffee or tea can cause indigestion, insomnia and disturb renal function. Increase intake, yes, it can cause. It can cause. Anaphylactic shock is an autoimmune reaction which involves, beta, anaphylactic shock is not an autoimmune. Anaphylactic shock क्या होता है बेटा? Anaphylactic shock is allergic reaction. कैसा होता है? Allergic reaction. So ये भी क्या बेटा? गलत है, false पूछा है। तो हमारे पास 1 to 5 है क्या? 1 to 5 ऑप्शन सी। क्लियर? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है बेटा। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। Each immunoglobulin has 2 heavy chains and 2 light chains. The antigen binding site is found in variable region of heavy chain, variable region of light chain, constant region of light chain, variable region of both heavy and light chains. अभी पढ़ा हमने, है ना। तो आंसर क्या लगाएंगे? डी। गॉट इट? आ जाओ। अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, लेकिन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि विच आर ट्रू और फॉल्स, है ना। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, देखते हैं सबसे पहले।
कॉम्प्लीमेंट कैस्केड, वही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेटा जहां पे हम लोग बात कर रहे थे ना, फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थ्रू टी सेल और बी सेल दोनों काम करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड इज एक्टिवेटेड ओनली की वजह से ये गड़बड़ होगा बाय इम्यूनोग्लोबुलिन्स, गलत बात है बेटा, ओनली नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स, ओके, फॉल्स। पैराटोप बिलोंग्स टू फैब सेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी, यस, अभी हमने बोला था फैब सेगमेंट, है ना, जो हमें पैपेन के डाइजेशन के बाद मिला था। तो फैब सेगमेंट के अंदर पूरा का पूरा बेटा CH1 एंड वेरिएबल डोमेन ऑफ हेवी चेन एंड पूरा का पूरा लाइट चेन था, राइट, तो उसी के अंदर आपका बेटा पैराटोप होता है, सो दिस इज करेक्ट। Anamnestic response is the secondary response of immune system, yes, correct, this is true. Most abundant antibody is IgG, 80%, true. Injection given to snake bite victims is passive immunization, true, यानी कि ऑप्शन, दिस इज ट्रू, ये गड़बड़ है, बाकी सब तो गड़बड़ी है, ऑप्शन क्या लगाएंगे, 4, यानी कि ऑप्शन डी, ओके, यस बेटा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर से है, आ जाओ देखो क्या है। हाउ मेनी ऑफ द बिलो आर इनकरेक्ट अबाउट द गिवन डायग्राम। ऑप्शन में क्या क्या है, गिव्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, अरे एंटीबॉडी है तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी देगा ना, तो ये गलत है, ओके। T cell themselves do not secrete but help B cell produce them, yes, helper T cell, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हेल्पर टी सेल की। तो हेल्पर टी सेल हेल्प इन द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल सो दैट दे कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडी, तो ये बात सही है। डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट, यस, दिख रहा है हमें, टोटल कितने थे, 16 हमने काउंट किए थे इन IgG। H2L2 मॉलिक्यूल, यस, एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, यस, प्रोटीन तो है ही, वैसे तो एक्चुअली में ग्लाइकोप्रोटीन है, लेकिन है प्रोटीन का ही डेरिवेटिव, राइट। सो हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, जस्ट 1, बाकी सब करेक्ट है, ऑप्शन ए, ठीक है। आप में से कुछ लोग बोलोगे सर इसको प्रोटीन मॉलिक्यूल ये सही नहीं है, ये तो ग्लाइकोप्रोटीन होना चाहिए था, यस दैट इज करेक्ट, लेकिन बेटा आर्ट ऑफ MCQ भी सीखना आप ही को पड़ेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो यहाँ पे प्रोटीन करेक्ट मान लिया जाता है, अनलेस एंड अनटिल ऑप्शन में ग्लाइकोप्रोटीन है, एंटीबॉडी को आप प्रोटीन भी बोल सकते हैं, गॉट इट, इन रियलिटी वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप प्रोटीन को सही कंसिडर करते हैं, गॉट इट बेटा, आर्ट ऑफ MCQ इज वेरी वेरी नेसेसरी। चलिए आओ बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी। फैब and FC domains are formed when an antibody is digested with, है ना। तो इन्होंने बोला है कि एक एंटीबॉडी है, ठीक है, अब इसमें हमें कब मिलेगा फैब एंड FC डोमेन्स, मतलब इसको कट किया तो ये एक डोमेन इधर, ये एक डोमेन इधर और ये डोमेन इधर, ये क्या हो गया, फैब और FC। कब मिलता है बेटा, व्हेन वी कट इट विथ पैपेन, सो करेक्ट आंसर इज बी, गॉट इट, ये कब मिलता है, पैपेन डाइजेशन से, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप अब आपका एंटीबॉडी रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, एंड आई होप कि आप एंटीबॉडी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। विद दिस थैंक यू वेरी मच, आई एम डॉक्टर राजीव चंदन, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर पेनफुल टॉपिक। टिल देन पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू वेरी मच।